जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे केडी पर। बात करेंगे आज 10 सीडीपी के क्वेश्चन को। 10 सीडीपी क्वेश्चन, ये कौन सा सीरीज़ है? 500 एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चन को करते हैं? जिसमें हम लोग करते हैं पूरे 10 क्वेश्चन को। तो आज फिर करेंगे 10 क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? श्रवण बाधितों यानी कि श्रवण बाधित मतलब सुनने में जिसको दिक्कत होगा, तो सुनने में दिक्कत है उस क्लास में सुनने में दिक्कत है, यानी कि पूरा क्लास ही श्रवण बाधितों का है। यानी कि श्रवण बाधित नहीं लिखा, श्रवण बाधितों लिखा हुआ। तो यानी कि जो पूरा क्लास है वो ऐसे बच्चों का है जिनको सुनने में दिक्कत है। तो उनके लिए आप क्लास अरेंजमेंट का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे करोगे, समझ लो शॉर्टकट में कुछ फिगर से। ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है। ये इंटर हो गया, यहाँ से गेट क्लास का दरवाज़ा हो गया। यहाँ से अंदर आते हैं मैम सर और टीचर, यहाँ और या स्टूडेंट। ये बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पास और यहाँ पास बच्चे बैठेंगे और यहीं पास से आपको टहल टहल के पढ़ाना, कभी इधर जाके कभी इधर जाके, ये बोर्ड के आसपास से। ये हो गया अरेंजमेंट। तो ये आप समझ गए कि ये पूरा क्लासरूम है, यहाँ बोर्ड है, ठीक। तो जो अरेंजमेंट होता है वो क्या क्या लिखा हुआ है? वृत्ताकार रहेगा, अर्धवृत्ताकार रहेगा, वर्गाकार रहेगा, आयताकार रहेगा या वृत्ताकार रहेगा, कौन सा अरेंजमेंट रहेगा? तो उसको पारा पारी हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर वृत्ताकार रहेगा तो ये बोर्ड है, ये पूरा ऐसे रहेगा। तो अगर ऐसे रहेगा तो ये आगे रहेगा, बाकी बच्चे सबसे पीछे हो जाएंगे, इनको सुनाई नहीं देगा। तो अगर इसको सुनाई देगा, यहाँ पर अगर राम बैठा हुआ है तो इसको सुनाई देगा, श्याम वाले को तो सुनाई नहीं देगा। तो वृत्ताकार होगा नहीं, तो वृत्ताकार को आप काट दीजिए। अब आइए आयतकार। अगर आयतकार रहेगा, ये क्लास है, अगर आयतकार रहेगा तो आयतकार ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे बैठेगा। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरे में ऐसे बच्चा बैठा हुआ है, या तो इधर से बच्चा निकलेगा या फिर इधर से। आयतकार में क्या होगा? या तो ये बच्चा बहुत पीछे हो जाएगा, इसको सुनाई नहीं देगा, इसको भी सुनाई नहीं देगा, इतने दूर को सुनाई देगा। तो यहाँ पास आयतकार भी क्या हो गया? गलत हो गया। वृत्ताकार आयतकार कट गया। अब आइए वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होगा? ये क्लासरूम है, वर्गाकार में बच्चे इस तरह से बैठेंगे, इधर इस तरह से बैठेंगे इधर। तो इधर वाले को फिर सुनाई नहीं देगा क्योंकि बच्चा श्रवण बाधिता है, यानी कि सुनता नहीं है। अब आइए अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार में क्या होगा कि ये क्लासरूम है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो वर्गाकार होगा नहीं। अब बच गया कौन सी? ये तीनों बच गया कौन सी? अर्धवृत्ताकार सही हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार कैसा अरेंजमेंट होगा? कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा, इस तरह का। अगर देखा जाए तो अगर ये क्लासरूम है तो ऐसे अरेंजमेंट होगा, आधा वृत्त आधा वृत्त आधा वृत्त ऐसे करके। तो सारे बच्चे क्या होंगे? नज़दीक ही रहेंगे, यहाँ पर सारे बच्चे नज़दीक ही रहेंगे। तो श्रवण बाधित वाले में जो आपका क्लास अरेंजमेंट करना है वो इस तरह से ही करना है, ऐसे आधा वृत्ताकार, ठीक है, याद रहेगा बात। तो ये जो आंसर हो गया वो हो गया बी। तो ठीक है, इतना डिटेल ऐसे जाना नहीं था, लेकिन क्लास अरेंजमेंट की बात थी। जब आप टीचर बनोगे तो क्लास अरेंजमेंट एक पूरा टॉपिक होगा और क्लास अरेंजमेंट करके ही आपको क्लास टीचर का अच्छा रोल कर पाइएगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल में तो पक्का जब चेकिंग के लिए आता है बीओ या फिर कोई भी अगर आता है, बीओ आ रहा है या डीओ आ रहा है, कभी कभी वीडियो भी आ जाता है, तो उन लोग भी देखता है कि क्लास अरेंजमेंट किस तरह का है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? मानसिक मंद बालक मतलब कि दिमाग से कमज़ोर बालक का नहीं है। धीमी गति से सीखना ये होगा नहीं, शीघ्र भूलना ये होगा नहीं, अनुकरण से सीखना होगा नहीं, मंद बोला गया, कमज़ोर। सामान्यीकरण की क्षमता जो है ये मानसिक मंद बालक की नहीं है। मानसिक मंद बालक अक्सर अनुकरण के माध्यम से सीखने का निरंतर प्रयास करता है। उसका नहीं पूछा है ना, तो धीमी गति से सीखता ही है, मानसिक मंद है तो शीघ्र तो भूलता ही है, अनुकरण से सीखता ही है, सामान्यीकरण की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सामान्यीकरण की क्षमता नहीं होती है, और मानसिक मंद बालक जो है धीमी गति से सीखते हैं, शीघ्र भूल जाते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। ये तीनों चीज़ सही है, ये क्वालिटी होती है। मानसिक मंद बालक में ई भी होता है, ई भी होता है, ई भी नहीं होता है तो सामान्यीकरण। बाकी मानसिक मंद है यानी कि दिमाग से कमज़ोर है तो धीमा सीखेगा, उसके बाद अनुकरण से सीखेगा, ये सारी बात है। दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में था श्रवण बाधिता, अब आ गया दृष्टि बाधिता। दृष्टि बाधिता देखने में प्रॉब्लम, सामाजिक एकीकरण या सामाजिक मान्यता। देखिए, बच्चों के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आपको एकीकरण करके ही चलना पड़ेगा।
समाज में कोई बच्चा अगर दृष्टिबाधित है, यानी कि देखने में अंधा है या देख नहीं पाता है या उसको कम दिखता है, तो आप उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हो कि अरे तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम तो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, तुमको तो स्पेशल स्कूल चाहिए, या फिर तुम नहीं पढ़ सकते हो, इस तरह का बात नहीं कर सकते हो। तो सामाजिक एकीकरण तो चाहिए ही चाहिए बच्चों को, ये तो होगा ही। सामाजिक मान्यता, बच्चे को समाज में मान्यता भी मिले, कोई भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके माइंड में नहीं हो कि वो कम दिखता है उसको या उसमें देखने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है, सी आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, इसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की, अभिव्यक्ति प्रवाह की, सहचर प्रवाह की या शब्द प्रवाह की। एक बालक है, कहानी, कोई कहानी उसको सुनाया गया, एक ही कहानी का कई तरह का शीर्षक बता रहा है। जैसे मान लिया कि मगरमच्छ और बंदर वाला कहानी सुनाया गया, तो मगरमच्छ बंदर वाले कहानी में क्या होता है? बंदर बोलता है कि, मगरमच्छ बोलता है कि चलो उस नदी के पार जो है या नदी के बीच में एक बहुत ही मज़ेदार फल का पेड़ है, उसको फल को तोड़ेंगे और उसके बाद तुमको खिलाएंगे। लेकिन फिर ले जाके बंदर का बोलता है कि तुम्हारा कलेजा चाहिए, नहीं मगरमच्छ क्या बोलता है कि तुम्हारा कलेजा चाहिए, बंदर का कलेजा। तो इससे हमको क्या सीख मिलता है? हमें ये सीख मिलता है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी सीख क्या मिलती है? कि लालच बुरी बला है। तो हम शीर्षक एक बच्चा क्या दे सकता है? एक बच्चा ये भी शीर्षक दे सकता है लालच बुरी बला है, दूसरा बच्चा ये भी शीर्षक दे सकता है कि धोखा, फिर तीसरा बच्चा ये भी शीर्षक दे सकता है बंदर और मगरमच्छ, इस तरह का कहानी का नाम दे सकता है। तो इस तरह से एक बालक किसी कहानी के बहुत सारे शीर्षक देता है। तो उसमें क्या वैचारिक प्रवाह का क्वालिटी है, या शब्द प्रवाह की क्वालिटी है, सहचर प्रवाह की क्वालिटी है, या अभिव्यक्ति प्रवाह की क्वालिटी है? प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दो। 1 मिनट हम देते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दो। देखिए इसमें क्या है, अभिव्यक्ति होगा नहीं, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्लेन होता है और एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, एक लाइन में खाली टाइटल दिया जा रहा है कहानी का। शब्द प्रवाह होगा नहीं और सहचर होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, वैचारिक प्रवाह की क्वालिटी होती है किसमें? तो आपको किसी कहानी को सुन करके अनेक शीर्षक देने में। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया क्या है आप बताइए कमेंट में। आप पठन विकार से रिलेटेड एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि डिस्फेजिया है क्या, डिस्फेजिया है क्या? चलिए आगे देखते हैं। लेखन में समस्या, पठन में समस्या, गणना में समस्या, भाषाई असामान्यता। आप देखो इसको काटना चालू करो। लेखन से संबंधित क्या हुआ था? डिस्ग्राफिया। क्या हुआ था लेखन से संबंधित? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपको याद होगा, डिस्ग्राफिया पढ़ाए थे लेखन से संबंधित। ग्राफ से रिलेटेड ग्राफिया, ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं। आईसी में दिक्कत हो रहा है उसको, तो डिस्ग्राफिया हो गया, तो लेखन संबंधित हो गया। अच्छा, पठन वैकल्य तो होता है, डिसलेक्सिया ये तो होगा नहीं, तो आपको ये कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म हो गई। गणना में डिसकैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है गणना में, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया होता है ना गणना में, डिसकैलकुलिया। तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बच गया कौन? बच गया आपको भाषाई असामान्यता, यही होगा डी। डिस्फेजिया जो है भाषाई असामान्यता होता है, यानी कि उसको किसी भी भाषा को बोलने में दिक्कत होगा या किसी भी भाषा को सीखने में दिक्कत होगा, तो ये हो गया आपको डिस्फेजिया। इसको डिसलेक्सिया में नहीं मिलाएगा क्योंकि वो पठन विकार होता है। तो आइए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। देखो फिर आ गया नहीं, सीटेट में नहीं बहुत खतरनाक चीज़ है। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। फिलहाल हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। सोचना, समझना, शेखी बघारना, समस्या समाधान करना। देखिए संज्ञान जब लेता है कोई बच्चा तो सोचता भी है, तो ये तो ए सही हो गया। समझता भी है तो बी सही हो गया। समस्या समाधान यानी कि किसी तरह का, आप मान लिया कि संज्ञान ले लिया, आप मान लिया किसी टॉपिक पर संज्ञान ले लिया, मान लिया आपने संज्ञान लिया कि हमको साइकिल सीखना है, तो आपने सोचा साइकिल कैसा है, कैसे चलता है, हैंडल पकड़ते हैं, पैडल मारते हैं, समझते हैं किसी दूसरे को देख करके कैसे कैसे कर रहा है, समस्या समाधान करते हैं, साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ये तीनों चीज़ तो आ गया संज्ञान में। बचा क्या? शेखी भगाना। आप क्या शेखी भगाइएगा? हम साइकिल नहीं चलाएंगे, हमको साइकिल कोई सिखाएगा, इस तरह से, या फिर हम तो साइकिल ऐसा चलाएंगे बैठेंगे चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो शेखी बघारना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज़ राइट आंसर। नहीं में सी सही है। अगर रहता तो शेखी बघारना नहीं होता बल्कि सोचना, समझना, समस्या समाधान होता। तो ये हो गया। अब आज संज्ञान किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। याद रखिएगा, जीन पियाजे।
सुन लीजिए आप ध्यान से। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? थोड़ा स्पीड में चलते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसका वाइगोत्स्की का सिद्धांत। देखिए वाइगोत्स्की तो समाज के बारे में काट दीजिए, बात हो रही है कौन सा बात हो रहा है संज्ञानात्मक विकास, तो वाइगोत्स्की काट दीजिए। कोलबर्ग होगा नहीं, बंडूरा होगा नहीं, सब जानवर पर अपना प्रैक्टिकल दिया है, अपना प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कोलबर्ग बंडूरा से तो कोई कुछ हो नहीं रहा है, तो जहाँ संज्ञान आएगा वहाँ क्या लगाएगा? पियाजे। तो संज्ञान पियाजे, संज्ञान पियाजे, तो पहला आंसर सही हो गया। कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? स्थानिक बुद्धि स्पेशल एबिलिटी, मौखिक अनुमान, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास का परीक्षण करना, या भाप लेना कि कब विनम्र होना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप इसमें क्या आंसर होगा। थोड़ा टाइम देते हैं आप लोग को, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मौखिक अनुनय होगा नहीं, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना भी नहीं होगा क्योंकि बात हो रही है स्थानिक स्पेशल एबिलिटी की। परिकल्पना का विकास करना, हाँ, किसी भी चीज़ के बारे में सोच करके एक कंसेप्ट बना लेना कि ऐसा होगा, यही है स्पेशल एबिलिटी। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब भाप लेना कि नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सी आंसर हो जाएगा 8वां का। 9वां, मन बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी है? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, चुनौती, निंदा। देखिए आप याद रखिएगा, मन बुद्धि रहे या त्रिबुद्धि रहे, आपको ध्यान ये रखना है। आपको पता मन बुद्धि क्या होता है? 90 से नीचे वाला IQ रहेगा तब मन बुद्धि रहेगा, 90 से 110 जो होता है वो औसतन होता है। तो चलिए, मन बुद्धि बालकों के हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी है? सबसे ज़्यादा कौन सा मोटिवेशन देना है जो बच्चे मन बुद्धि हैं उनको? निंदा तो कीजिएगा नहीं क्योंकि ये CDP में गलत माना जाता है, तो यहाँ पर तो गलत हो गया। दंड आप दीजिएगा नहीं क्योंकि ये भी CDP में गलत माना जाता है, तो यहाँ पर दंड और निंदा दोनों गलत हो गया। आप 2 ऑप्शन में बताइए कि क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए। चुनौती, अब मन बुद्धि बालक है, आप उसको चुनौती कैसे दे दोगे? तो चुनौती तो दोगे नहीं, पुरस्कार और प्रशंसा दे करके उसको हमेशा प्रशंसा करते रहिए। हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम तो सीख सकते हो, तुमको तो W तक आता है, XYZ सीख लोगे। देखो आ की मात्रा सीख चुके हैं, ई की मात्रा आप खाली सीखना, हमेशा उसको पुरस्कार दो और प्रशंसा करो। तो यहाँ पर 9th आंसर सही हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि पुरस्कार और प्रशंसा आपको मन बुद्धि बालक या त्रिबुद्धि बालक का करना है। आइए 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी बालकों की विशेषता नहीं है? ये अपने आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। नहीं है, देखिए नहीं है। अच्छा, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने का कौशल अधिक उन्नत होता है। लड़का लोग जल्दी सीख जाता है, शब्दकोश ज़्यादा होता है, ऐसे तो भेदभाव हो गया, जेंडर बाइसनेस हो गया। वे समय को समान उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। ये चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। चलिए 10 का आंसर बताइए आप लोग, बताइए। चलिए देखते हैं। वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ये आंसर सही होगा या क्या होगा बताइए? नहीं बोला गया। देखिए वे अपने आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, ये होगा। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है, लड़के इधर उधर जाते रहते हैं तो इसलिए शब्दकोश ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बी भी सही होगा। चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों को वो स्वीकार करते हैं, ये भी सही होगा। तो ये A, B और D ये सही होगा, लेकिन पूछा कौन है? जो नहीं होगा। तो नहीं, जो सही होगा वो नहीं होगा, जो नहीं होगा वही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो नहीं होगा में होगा। तो नहीं का भाई नहीं, निगेटिव का भाई निगेटिव, सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी हो गया। ये 10 क्वेश्चन का MCQ सीरीज कंप्लीट हुआ। एक कमेंट आया था 25वें सीरीज में, यानी कि 25 वीडियो में कमेंट आया था कि सर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो छूट गया है, तो उसको आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया था 25 सीरीज में, उसको आप देख लेंगे। दिखला देते हैं वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, तो 10वें सीरीज का एक क्वेश्चन था, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन। एक कमेंट आया था कि चौथा नंबर का क्वेश्चन जो वो मिस कर गया है। तो ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ऑटिज्म है क्या, उसको समझो पहले।
ऑटिज्म जो है वो एक तरह का प्रॉब्लम है, विकार है, जिसमें बच्चा जो है बोलने में दिक्कत करता है, सामाजिक विकृतियों से परेशान रहता है, व्यवहार में दोहराव रहेगा, यानी कि एक ही व्यवहार बार बार करेगा, हो सकता है हकला भी दे, ऐसा भी होता है। उसके बाद ऑटिज्म में जो है आकार की बनावट में इस सब में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। ऑटिज्म जो है एक तरह का स्टेरियोटाइप पैटर्न भी है। तो ऑटिज्म को सबसे पहले किसने बनाया, किसने समझाया? तो देखो, ऑटिज्म को स्किनर तो काट दो, है ना, एलईडी की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड होगा नहीं, डाउन होगा नहीं, कैनर ने सबसे पहले बताया। कैनर को जो है कॉर्नर भी कहा जाता है। कैनर को क्या कहा जाता है? कॉर्नर। तो कॉर्नर लियो या फिर कैनर लियो, इसका पूरा नाम क्या है? कैनर लियो या फिर कॉर्नर लियो। लियो इनका टाइटल है। तो इन्होंने बताया ऑटिज्म को। इन्होंने सबसे पहले 1943 में ऑटिज्म के बारे में बताया। कब बताया? 1943 में। 1943 में ऑटिज्म के बारे में बताया था। ऑटिज्म के बारे में किसने बताया है? कैनर ने बताया है। ये एक वीडियो के 25 वाले वीडियो में, यानी कि 25 सीरीज़ में ये एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, जिसको आज इस 26 सीरीज़ में कंप्लीट कर दिया गया है। आप इसी तरह से कमेंट कर दिया कीजिए। हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर कहीं पास एरर रह जाए या कुछ छूट जाए या कोई सा कंसेप्ट जल्दी में हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले किसी खास वीडियो में और ऐसे ही MCQ सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए इस चैनल को। आप लोग अगर नहीं करोगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मोटिवेशन कम हो जाएगा, और मोटिवेशन कम हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ को यहीं पर छोड़ दें। तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कर दिया करो। पैसा तो लगता नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है? पैसा लगता नहीं है, बस कुछ नहीं, आपको एक लाइक खाली मार देना है। तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा तो पैसा लगता नहीं है, तो आप शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले इसी 500 MCQ की सीरीज़ में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।